ये कहानी है 38 साल के केनिची हमाडा की, जो लगातार 7 दिनों तक अपने ऑफिस में दिन और रात काम करता रहा, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर वो काम छोड़कर एक गांव में रहने आ गया और यहाँ आकर वो खेती बाड़ी करने लगा। उसकी जिंदगी ऐसे ही अच्छी चल रही थी। एक दिन वो एक टीवी शो देखता है जिसमें एक लड़के को एक गॉडेस दूसरी दुनिया में भेज देती है। उस लड़के के पास उसकी स्टेटस विंडो होती है, जिसके बाद एक दिन खाना बनाते हुए वो अचानक ही गायब हो जाता है और फिर वो खुद को पाता है एक अलग ही दुनिया में। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये दुनिया बहुत खतरनाक होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो यहाँ अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, जो ओपन हो भी जाता है और अब वो समझ चुका है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद केनिची देखने लगता है क्या उसके पास कोई मैजिक और स्किल है, लेकिन ऐसा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो एक ऑप्शन पर क्लिक करता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग थी। साथ ही उसके पास एक आइटम बॉक्स भी होता है जिसमें वो चीजें रख सकता है और ये ट्राई करने के लिए वो कुछ घास लेकर उस आइटम बॉक्स में डालता है जो उसमें स्टोर हो जाती है और इसके बाद वो उस घास को बाहर भी निकाल देता है और कहता है वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन तभी उसे भूख लगाती है, इसीलिए वो कुछ ऑर्डर करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग में चीजों को बेच भी सकता है और चीजें बेचकर उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नजर स्केलेटन के अंदर धसी तलवार पर जाती है, जिसके बाद वो उस तलवार को बेचकर काफी सारे पैसे कमाता है और फिर थोड़ा दूध और ब्रेड खरीदता है। जिसके बाद वो एक शॉवल खरीदकर उस स्केलेटन को जमीन में दफना देता है और उससे कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच पाई है, शुक्रिया। जिसके बाद केनिची एक साइकिल खरीदकर जंगल से बाहर निकलने लगता है और इसके कुछ देर बाद वो दूध पीता है और फिर आसपास के इलाके का मुआयना करता है और इसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगता है और फिर शाम के वक्त एक जगह रुककर अपना छोटा सा कैंप लगाता है। जिसके बाद अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता है और जब वो ये खाना खाता है उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जैसे ही केनिची उन्हें देखता है वो घबरा जाता है और इसके बाद वो अपने ऑनलाइन स्टोर में कोई हथियार ढूंढने लगता है। वो मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद वो कुछ पटाखे और एक गैस टॉर्च खरीद लेता है और इन्हें जलाकर उन भेड़ियों की ओर फेंक देता है। धुएं की वजह से वो भेड़िए केनिची से दूर तो होते हैं लेकिन भागते नहीं। जिसके बाद केनिची किसी और चीज को ढूंढने लगता है और इसके बाद वो एक गुलेल खरीद लेता है और इसके बाद वो उस गुलेल से इन भेड़ियों पर पत्थर मारने लगता है और पत्थर लगने की वजह से वो भेड़िए बेहोश हो रहे थे। ऐसे ही लगातार केनिची गुलेल चलाता रहता है। वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद केनिची तुरंत अपनी बाइसिकल से यहाँ से भागना शुरू करता है। वो रात के वक्त ही एक टॉर्च की मदद से आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही वो रात भर बस आगे बढ़ता रहता है। जिसके बाद सुबह होती है और हम केनिची को एक जगह पड़े हुए देखते हैं। जिसके बाद वो होश में आता है। अब जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये जंगल बहुत घना होता है, इसीलिए वो एक पेड़ पर एक सीढ़ी लगाकर एक दूरबीन से दूर देखने की कोशिश करता है। और हाँ, ये सारा सामान वो ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद रहा है। सामने उसे काफी बड़ी दीवार नजर आती है। केनिची सोचता है कि अब वो इस शहर में जाकर और पैसे कमा पाएगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। साथ ही अब बारिश भी होने लगी है। जिसके बाद केनिची इसी बड़ी घास के बीच में से जैसे ही जंगल से बाहर निकलता है, उसके सामने अचानक ही एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है। वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ पर केनिची उस आदमी की बातें समझ पा रहा था। जिसके बाद वो घुड़सवार कहता है मेरा नाम फुओ है और मैं एक मर्चेंट हूँ। अगर तुम राज्य की ओर जा रहे हो तब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। केनिची कहता है मदद के लिए शुक्रिया, वैसे मेरा नाम केनिची है। यहाँ एक लड़की भी बैठी हुई है, ये भी शहर जा रही है। जिसके बाद फुयो पूछता है कि तुम दहलिया राज्य की ओर क्यों जा रहे हो? केनिची कहता है मैं वहाँ कोई बिजनेस करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने बैठी हुई लड़की हाथों से कुछ इशारे करती है और अचानक ही उसके हाथों में एक गिटार आ जाता है, जो देख केनिची हैरान हो जाता है। फुयो बताता है कि इस लड़की के पास एक आइटम बॉक्स है और आइटम बॉक्स काफी रेयर होता है। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक नदी को पार करते हैं और इस वक्त ये लड़की एक गाना गा रही थी और धीरे धीरे ये लोग शहर के करीब पहुंच जाते हैं और फिर इस बड़े से दरवाजे से गुजरकर ये लोग आते हैं टाउन के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मंजिल पर पहुंचकर
इनसे अलविदा कहकर चली जाती है। वहीं केनिची फूयो की मदद करता है उसका सामान रखवाने में, और क्योंकि फूयो उसे यहाँ तक लेकर आया है इसीलिए केनिची उसे एज अ थैंक्स एक पोटली देता है। इस पोटली में काली मिर्च होती है। फूयो कहता है, हे तुम इतनी खतरनाक चीज बेचने वाले हो, मेरी बात सुनो, बाकोपा द स्पाइस सिंडिकेट को मसालों का पूरा अधिकार है। अगर तुम पर उनकी नजरें आ गईं, तब तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद फूयो इस काली मिर्च के बदले में केनिची को पैसे देने वाला था, लेकिन केनिची पैसे लेने से मना कर देता है। लेकिन फूयो कहता है, हम मर्चेंट चीजों को कम दाम पर जरूर खरीदते हैं, लेकिन फ्री में नहीं, क्योंकि फ्री से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता। जिसके बाद केनिची उससे पैसे ले लेता है और फिर फूयो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद केनिची इन पैसों को अपने एन में कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद शाम हो जाती है और केनिची एक रेस्टोरेंट में आता है। एक मेड उससे कहती है, डालिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। केनिची कहता है उसे यहाँ एक कमरा चाहिए। वो मेड बताती है, खाने पीने के बिना एक कमरा आपको 1 कॉपर कॉइन में पड़ेगा। केनिची इसके लिए ही राजी हो जाता है और वो 1 कॉपर कॉइन जमा कर देता है। वो लड़की कहती है, आपने काफी अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं, क्या आप कोई राहगीर हो? वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ एक बिजनेस ओपन करने आया हूँ। लेकिन उसे पता चलता है कि अगर उसे पढ़ना लिखना और कैलकुलेट करना नहीं आता है तब वो मर्चेंट्स गिल्ड में रजिस्टर नहीं कर पाएगा। केनिची कहता है, मुझे पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मेड केनिची से एक छोटा सा सवाल पूछती है और फिर इस बात से हैरान हो जाती है कि केनिची ने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया। जिसके बाद केनिची उसे अपना नाम बताता है ताकि वो उसके नाम को रजिस्टर कर दे। वो केनिची को अपना नाम भी बताती है, अज़ेलिया। तभी केनिची कहता है, हे अज़ेलिया, क्या तुम मुझे इस देश की भाषा पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें एक दूसरे देश की बहुत ही अच्छी कैंडी दूंगा। और इसके बाद जब अज़ेलिया उन कैंडीज को टेस्ट करती है तब भैया उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। इन कैंडीज को खाकर अज़ेलिया को बिल्कुल किसी नोबल की तरह फील हो रहा था। तभी अज़ेलिया कहती है, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास ये है तब वो इसे मुझसे छीन लेंगे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ेलिया केनिची को लिखना और पढ़ना सिखाने लगती है और केनिची थोड़ी ही देर में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। जो देख अज़ेलिया कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तुम जरूर एक बहुत बड़े मर्चेंट बनोगे। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रेमिका बन जाना चाहिए। केनिची कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि अज़ेलिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि केनिची ने उसकी कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि केनिची से चिपक ही जाती है और कहती है, तुमने मुझे इतनी अच्छी कैंडीज दी, मेरी ड्राइंग बनाई, आखिर मैं तुम्हें इन सब के लिए शुक्रिया कैसे कहूँ? जिसके बाद वो केनिची को बिस्तर पर पटक देती है। फिर केनिची के कमरे की बत्ती गुल हो जाती है। फिर क्या हुआ मैं बताने नहीं वाला। अब अगले दिन केनिची गिल्ड में आता है। यहाँ उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म मिलता है। केनिची देखता है कि इन सभी कागजों को हाथों से लिखा गया है, शायद से अभी इस दुनिया में प्रिंटिंग नहीं है। जिसके बाद केनिची सभी चीजें लिखकर उस फॉर्म को एक रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1 सिल्वर कॉइन होती है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए केनिची कहता है, मैं आपको ये पैसे इंस्टॉलमेंट में दूं तो चलेगा? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो केनिची को उसकी गिल्ड आईडी देती है। हाँ, ये छड़ी उसकी गिल्ड आईडी है। जिसके बाद केनिची एक फाउंटेन के पास आता है और फिर वो इस शहर के बाजार को घूमने लगता है और यहाँ पर अलग अलग चीजों की कीमतें देखने लगता है कि यहाँ कौन सी चीज कितनी कीमत की है। तभी एक लड़की उससे कहती है, अंकल क्या आप ये ट्री कलर फ्रूट खाना चाहेंगे? ये बहुत टेस्टी होते हैं। इनके अलग अलग रंगों को देखकर केनिची कहता है, वाह ये तो काफी अलग हैं। ठीक है, मुझे 1 डजन दे दीजिए। केनिची को वो फल एक थैली में मिलते हैं। उन्हें देख केनिची सोच रहा था, आखिर ये किस तरह के फल हैं। वो उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रखकर उनके नाम देखने लगता है। जिसके बाद वो एक फल अज़ेलिया को देता है और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। इस फल के लिए अज़ेलिया उसे शुक्रिया कहती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि केनिची ने गिल्ड में रजिस्टर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी गिल्ड आईडी को देख रहा था और ऐसे ही देखते देखते वो वहाँ सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अज़ेलिया केनिची को कुछ बनाते हुए देख रही है और थोड़ी ही देर में केनिची अपना काम कर लेता है। उसने थोड़ी कारपेंट्री करके एक बहुत ही अच्छा बिस्तर तैयार कर लिया है। जिसके बाद केनिची इसी तरह लकड़ी से
कपड़े टांगने की ये चीजें बनाता है। एजेलिया देखती है कि जिन क्लॉथ स्पिन्स का वो इस्तेमाल करती है ये तो उनसे बहुत ही बढ़िया हैं और वो तो बहुत आसानी से टूट भी जाती हैं। इसीलिए एजेलिया पूछती है, क्या तुम इन्हें बेचने वाले हो? केनिची सोचता है क्या ये फायदेमंद होगी। जिसके बाद हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ केनिची एक आंटी के पास आकर पूछता है, क्या मैं अपनी दुकान आपके बगल वाली जगह पर लगा सकता हूँ? वो कहती हैं, हाँ क्यों नहीं। और केनिची अपने आइटम बॉक्स में से अपनी दुकान निकाल लेता है। आंटी कहती हैं, वाह आपके पास तो आइटम बॉक्स है। केनिची कहता है, हाँ छोटा सा आइटम बॉक्स। जिसके बाद केनिची वहाँ अपना सामान रखने लगता है। वो आंटी केनिची से पूछती हैं कि ये क्लिप्स कितने की हैं? वो कहता है, एक कॉपर कॉइन में 5 क्लिप्स। वो आंटी कहती हैं, ठीक है मैं ऐसी 5 खरीदना चाहती हूँ। वैसे मेरा नाम अनामा है, मैं यहाँ काफी वक्त से सामान बेच रही हूँ। वो कहता है, मैं हूँ केनिची, मैं एक बहुत दूर के गांव से आया हूँ। अब इसके बाद आंटी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं और केनिची ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और थोड़ी ही देर में इनकी दुकानों पर ग्राहक आने लगते हैं। काफी लोग केनिची का सामान खरीदते हैं। जिसके बाद एक मेड आती है केनिची की दुकान पर और वो ये क्लिप्स लेकर चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान आंटी कहती हैं, तुम्हारी ये क्लिप्स तो काफी अच्छे से बिक रही हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि केनिची ने कुछ मुनाफा कमा लिया है। वो इन्हें ही बेचकर एक काफी अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन दूसरे लोग भी फिर इसी तरह से चीजें बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। केनिची नोटिस करता है कि इसके कपड़े काफी अच्छे हैं और इसके पास एक तलवार भी है, जिसका मतलब इसका स्टेटस काफी अच्छा होगा। जिसके बाद ये आदमी केनिची से एक चाकू लेकर उसे देखने लगता है। इस चाकू में अलग ही चमक होती है। जिसके बाद वो इसकी धार चेक करता है। एक ही बार में काफी सारी रस्सियां ये आसानी से काट देता है और फिर इसकी कीमत पूछता है। केनिची कहता है, एक की कीमत है 2 सिल्वर कॉइन। वो आदमी कहता है, ये काफी महंगी है लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे क्या आपके पास इससे कुछ बड़ा है? ये बात सुन केनिची अपनी शॉपिंग साइट में एक अच्छा सा वेपन देखने लगता है और तभी उसे एक चीज मिलती है। ये एक हंटिंग स्वॉर्ड है। वो आदमी इस स्वॉर्ड को निकाल कर देखता है। असल में ये एक बहुत बढ़िया कटाना होती है। वो आदमी इस कटाना की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और इसकी कीमत पूछता है। केनिची बताता है, 1 गोल्ड कॉइन। वो आदमी कहता है कि ये बहुत कीमती है लेकिन बहुत खूबसूरत भी, मैं क्या करूं? केनिची को लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही कीमत तो नहीं बता दी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो देखता है कि ये तो एक बिल्ली जैसी इंसान है। वो लड़की केनिची की कंध ले रही है। लेकिन तभी उसके सिर पर एक मुक्का लगता है। हम देखते हैं कि ये उसके ही नस्ल के दूसरे लोग थे। लेकिन ये आदमी है तो ये मॉन्स्टर की तरह लगेंगे, ये लड़की है तो क्यूट लगेगी और इसका नाम मियाले है। लेकिन तभी अचानक केनिची उन बीस्ट को देखकर डर जाता है। ये सभी हैं बीस्ट फॉक। केनिची बताता है कि जिस गांव से वो आया है उस गांव में बीस्ट फॉक नहीं है। लेकिन तभी एक बलौटा केनिची के दुकान की छत पर चढ़ के उस पर लगी हुई चादर को उतार कर उसे अपने हाथों में रखकर कहता है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। केनिची के दिमाग में आता है कि उसे इस चादर को बेचकर दूसरी चादर खरीदनी चाहिए। जिसके बाद वो इस चादर की कीमत 3 कॉपर कॉइन बताता है। लेकिन उस बिलौटे को ऐसी 3 चादर चाहिए जिनकी कीमत 9 कॉपर कॉइन हुए। लेकिन केनिची इन्हें डिस्काउंट देगा और इनके सिर्फ 8 कॉपर कॉइन लेगा। लेकिन इन बेचारों के पास 8 कॉपर कॉइन नहीं होते। तब केनिची कहता है, तब तुम लोग मुझे 2 सिल्वर कॉइन दे दो और मैं तुम लोगों को 2 कॉपर कॉइन वापस करूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुन ये सभी उसे बहुत अजीब ढंग से घूरने लगते हैं। लेकिन तभी ये आदमी कहता है कि वो दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खरीदारी करके चले जाते हैं। और इसके बाद ये आंटी जी बताती हैं कि वो सभी केनिची को इसीलिए घूर रहे थे क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तभी ये आदमी कहता है, तुम काफी भरोसेमंद हो, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद केनिची रेस्टोरेंट में आकर अपनी 5 रातों का किराया दे देता है। दूसरी ओर एक महल में केनिची की क्लिप को देखते हुए एक लड़की कहती है, तुम्हें इतनी अच्छी चीज इतने सस्ते में मिल गई। मार्गरेट तुम कल जाना और ऐसी और भी क्लिप्स खरीद कर लाना। लेकिन अगले ही पल में ये मैडम जी डिसाइड करती हैं कि हम ये चीज अपनी कंपनी में बेचेंगे। हमारी मेलो ट्रेडिंग कंपनी का एक उसूल है कि कभी भी एक अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से ना जाने दो। जिसके बाद ये मैडम अपने पिता के पास जाने लगती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि केनिची शाम के वक्त नहा रहा होता है और तभी वो अपनी ऑनलाइन शॉप में देखता है
कि वो वहां से बाथ ड्रम भी खरीद सकता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो ड्रम में पानी भरकर नीचे से उस पर आग लगाकर पानी को गर्म कर सकता है और उसमें नहा सकता है। अब रात के वक्त वो इसी से रिलेटेड काम करने लगता है और सोचता है कि आखिर उसकी ये ऑनलाइन शॉपिंग वाली चीज काम कैसे करती है, क्योंकि उसकी ये जो स्टेटस विंडो है वो उसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। साथ ही केनिची इस विंडो को छू भी सकता है, लेकिन इस विंडो में से आखिर चीजें आती कहां से हैं? कहीं उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा कि उसे अभी चीजें मिलती रहेंगी, बाद में कोई उसकी आत्मा को उससे छीन लेगा, और आखिर वो इस दूसरी दुनिया में आया ही क्यों है? और इसी बारे में सोचते हुए वो बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि भैया किसी सवाल का जवाब तो मिलने वाला नहीं है। और इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक कबूतर जैसे पक्षी को शायद उसके घोंसले में जाते हुए देखते हैं। और तभी एक लड़की एक डंडा लेकर उस कबूतर को उससे मारकर कुचलने लगती है और रात के वक्त वो आग जलाकर उसी कबूतर को खाती है। इस लड़की की हालत बहुत बुरी थी, इसे आज तक कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला। तभी उसे किसी की आवाज आती है, वो घबराकर तुरंत आग को बुझा देती है और जंगल में छुपने के लिए भाग जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से जिरकोनियम और कट ग्लास खरीदकर उनके ऐसे आभूषण बनाकर बेच रहा है, ये सोचते हुए कि भले से ही ये असल हीरे जवाहरात ना हों, लेकिन किसी औरत के मन को तो ये भा ही लेंगे। केनिची हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स लेकर आता है, इसीलिए ये आंटी उससे पूछती हैं कि उसका सप्लायर कौन है। वो कहता है ये तो आंटी जी सीक्रेट है। तभी वहाँ ये मेड आकर कहती है मुझे कुछ क्लॉथ स्पिन्स खरीदने हैं, और केनिची ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे 100 क्लॉथ स्पिन्स खरीदने हैं। लेकिन वो लड़की मजाक नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास पैसे भी होते हैं। जिसके बाद केनिची इन क्लॉथ स्पिन्स को गिनने लगता है। तभी उस मेड की नजर इन आभूषणों पर जाती है, जिसके बाद वो एक नेकलेस को देखती है। केनिची कहता है कि इसकी कीमत 6 छोटे सिल्वर कॉइन है। जिसके बाद वो मेड कहती है मुझे ये खरीदना है, और इसी तरह वो सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार केनिची की दुकान का सामान बिकता रहता है, और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। और तभी उसकी दुकान पर ये बीस्ट फॉक आते हैं। केनिची को लगता है कि ये लोग जो कपड़ा यहाँ से खरीद कर लेकर गए थे उसकी कंप्लेन लेकर आए हैं। लेकिन तभी ये कैट गर्ल मियाले केनिची को स्मेल करके कहती है मैं जानती थी तुम में से मसालों की खुशबू आ रही है। और तभी ये सभी बीस्ट फॉक केनिची से कहते हैं प्लीज हम आपके मसाले खरीदना चाहते हैं। मियाले के जरिए हम जान चुके हैं कि आपके पास मसाले हैं। लेकिन तभी आंटी आकर कहती हैं ये यहाँ पर नया है, और अगर बाकोपा की नजरें इस पर आ गई तब इसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। जो बात सुन वो सभी बीस्ट फॉक कहते हैं प्लीज आप कुछ कीजिए ना। वहाँ पर जो लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो भी कह रहे थे अगर ये बाकोपा की नजरों में आ गया तो वो इसकी हालत बहुत बुरी कर देंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद केनिची उन लोगों से कहता है मैं तुम सबको मसाले तो नहीं बेच सकता, लेकिन वो खाना जरूर खिला सकता हूँ जिसमें मसाले डरते हैं। हम टाउन की बाहर वाली नदी के पास खाना खाएंगे, ओके? और ये बात सुन वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और केनिची को उठाकर वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी नदी किनारे होते हैं। केनिची ने खाना बनाने की सारी सामग्री निकाल ली थी। इनके साथ अनामा आंटी भी होती हैं, और यहाँ अनामा आंटी गाजरों को देखकर हैरान हो गई थी कि ये किस तरह की सब्जियां हैं। जिसके बाद ये बीस्ट फॉक नदी में से कुछ मछलियां पकड़ती हैं। फिर आंटी गाजर काटती हैं और मियाले सूप बनाने लगती है, और केनिची मछली को काट के उस पर मसाले छिड़कता है और फिर सभी कटी हुई सब्जियों को तलता है। और यहाँ पर इन सभी को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और फिर खाना बनकर तैयार हो जाता है। और इन लोगों को ये खाना इतना अच्छा लगता है कि ये उसे भुक्कड़ों की तरह खाने लगते हैं। आंटी भी कहती हैं आज से पहले उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। तभी ये बीस्ट फॉक कहते हैं काश इतने अच्छे खाने के साथ हमारे पास शराब भी होती। और अगले ही पल में केनिची शराब ऑर्डर कर लेता है और कहता है आज तुम सभी इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो कभी किसी को मत बताना। जिसके बाद ये सभी शराब पीते हैं। अब यहाँ आंटी कहती हैं इतना अच्छा होना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन तभी मियाले थोड़ी और शराब लेने आती है। उसे शराब देते हुए केनिची अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मियाले बताती है। तभी ये लोग भी अपना नाम बताते हैं। इसका नाम है नियांची, ये बीच वाला नियामेलो, और आखिर का नियाकेरो। मियाले कहती है हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। केनिची कहता है मुझे भी तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद ये तीनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं, और फिर मियाले भी अपने कपड़े उतार कर
पानी में बाकी सबके साथ कूद जाती है। तभी केनिची उन सभी को एक साबुन देता है, जिसके बाद ये लोग साबुन भी लगाते हैं और इन सभी को नहाने में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद केनिची टॉवल से मियाले को पोंछता भी है, जिसके बाद ये सभी थकान के मारे सो जाते हैं। लेकिन मियाले केनिची के ऊपर जाकर सोती है। और दोस्तों, आज रात तारे बहुत प्यारे लग रहे थे। अब अगले दिन एज़ेलिया केनिची से पूछती है कि कल रात वो कहाँ था। केनिची बताता है कि कल रात मैं टाउन के बाहर कुछ बीस्ट फॉक के साथ घूम रहा था। एज़ेलिया कहती है, तुम बीस्ट वुमेन के साथ घूम सकते हो, पर मेरे साथ नहीं, हाँ? जिसके बाद वो केनिची की शर्ट साफ करती है और उसमें से मियाले के रेशे बाहर गिरते हैं और फिर एज़ेलिया यहाँ से चली जाती है। और अब शायद वो केनिची से नाराज हो गई है। अब इसके बाद केनिची अपनी दुकान लगाता है और यहाँ वो मेड आती है अपनी मालकिन के साथ, और ये मोहतरमा काफी खूबसूरत होती हैं। और जब ये दोनों केनिची की दुकान पर आती हैं, केनिची उस मेड को देख पूछता है, क्या तुम सामान लेने के लिए आई हो? जिसके बाद वो मेड केनिची से ये नेकलेस खरीद लेती है। जिसके बाद ये मोहतरमा उस नेकलेस को अच्छे से देखने लगती हैं और फिर वहाँ पर रखे हुए बाकी के आभूषणों को भी देखने लगती हैं। इनमें लगा हुआ पॉलिश्ड कांच बिल्कुल हीरे की तरह लग रहा है। जिसके बाद ये केनिची से कहती हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसा ही और सामान है तब मैं उसे देखना चाहती हूँ। जिसके बाद केनिची अपने आइटम बॉक्स से कुछ और नेकलेसेस बाहर निकालता है। ये मोहतरमा देखकर हैरान हो जाती हैं कि केनिची के पास एक आइटम बॉक्स भी है। और इसके बाद वो उससे कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं प्रिमूला हूँ, मेलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक की बेटी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता से मिलो। तभी आंटी केनिची को बताती हैं कि ये लोग डालिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बॉस मेलो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर इन दोनों के साथ जाने लगता है। और यहाँ मेड मार्गरेट केनिची को एक कपड़ा देती है। वो देखता है कि इसमें क्लॉथ स्पिन्स हैं। प्रिमूला बताती है कि उसने एक क्राफ्टमैन से इन क्लॉथ स्पिन को रिक्रिएट करवाया है, लेकिन वो बीच का मेटल पार्ट नहीं बना पाया और उसने कहा कि इसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जिसके बाद ये सभी प्रिमूला के मेंशन तक पहुंच जाते हैं और ये देख केनिची सोचता है कि नोबल्स की जिंदगी कितनी आलीशान होती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात प्रिमूला के पिता मेलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मेलो से होती है। केनिची उन्हें अपना नाम बताता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ आपकी बेटी के कहने पर आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मेलो केनिची के आभूषणों को देखने लगते हैं और प्रिमूला के जरिए उन्हें यह भी पता चलता है कि केनिची के पास एक आइटम बॉक्स है। और जब वो केनिची से इस बारे में पूछते हैं तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो बस एक छोटा सा आइटम बॉक्स है। लेकिन तभी केनिची को पता चलता है कि मिस्टर मेलो के पास भी एक आइटम बॉक्स है। वो कहते हैं, मैं अपने आइटम बॉक्स के जरिए ही अपनी ट्रेडिंग कंपनी को इतना बड़ा बना पाया हूँ। केनिची कहता है, मैं तो अपने आइटम बॉक्स में फालतू का सामान रखता हूँ। और इसके बाद वो पूछता है, तो आपने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया है? मिस्टर मेलो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मेलो ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक सप्लायर बन जाओ। केनिची कहता है, अगर आप मेरी दुकान के सामान को बेचना ही चाहते हैं तब आप उसे मेरी दुकान से कम दाम पर खरीद कर बाजार में महंगे में बेच सकते हैं। वो कहते हैं, अगर हमने ऐसा किया तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। और इसके अलावा हो सकता है कि हमारे राइवल्स भी तुम्हें कोई बड़ा ऑफर देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश करें, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हमारी मेलो ट्रेडिंग कंपनी के सक्सेस सीक्रेट्स में से एक है कि अपने सामने के प्रॉफिट को देखकर कभी अंधे मत हो जाओ। हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और अगर आप मेरे ऑफर के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको बिक्री का 50% दूंगा। उन्हें लग रहा था कि केनिची इतने में नहीं मानेगा, लेकिन वो हामी भर देता है। जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाकर अपनी डील पक्की कर लेते हैं। जिसके बाद केनिची उन्हें अपने कुछ प्रोडक्ट दिखाता है और ये सब प्रिमूला को तो बहुत अच्छे लगते हैं। पिताजी, क्या मैं इन्हें खरीद सकती हूँ? वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और अब प्रिमूला कहती है, मिस्टर केनिची, मैं आपको इनके बदले में 10 गोल्ड कॉइन दूंगी। केनिची 10 गोल्ड कॉइन को एन में कन्वर्ट करने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके बाद प्रिमूला उन्हें खरीद लेती है और इसी तरह थोड़े ही वक्त में केनिची का जो ऑनलाइन शॉपिंग में बैलेंस है वो 8 डिजिट से ज्यादा का हो गया। इसीलिए केनिची अपने लिए एक घर खरीद लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची टाउन से बाहर जाने लगता है। वो पुल को पार करते हुए जंगल में आ जाता है और इस जंगल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अपनी दुनिया में भी वो ऐसे ही एक जंगल के बीच घर बनाकर वहाँ रहने लगा था और उसे यहाँ जंगल के बीच एक जगह मिल जाती है। और हाँ, वो एज़ेलिया को बता चुका है कि अब वो जंगल में जाकर रहेगा।
एज़ेलिया ने उसे बताया कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। उसका सामना तो केनिची पहले ही कर चुका है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अपना घर शहर की दीवारों से ज्यादा दूर नहीं बनाऊंगा। जो सुन एज़ेलिया कहती है, तुम ना बहुत अजीब हो। जिसके बाद केनिची जंगल में घास काटता है और फिर एक दूसरा काम करने लगता है। काफी देर तक काम करने के बाद वो थोड़ा दूध पीता है। उसने अपने आने जाने के लिए एक रास्ता बना लिया है। जिसके बाद वो एक चेन सॉ से पेड़ काटना शुरू करता है। वो काफी सारे पेड़ काट लेता है, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत ही मोटा पेड़ होता है। वो उसे काटना शुरू करता है, लेकिन इतना काटने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है। जिसके बाद वो कील और हथौड़े से उस पेड़ को इस तरह काटना शुरू करता है और कुछ देर में ही वो पेड़ कट जाता है। यहाँ पर केनिची ने एक पेड़ काट लिया है, लेकिन इसे काटने में ही वो काफी ज्यादा थक चुका है और इसी तरह वो काफी सारे पेड़ों को काट लेता है। अब वो इन कटे हुए पेड़ों को आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए वो एक चेन सॉ से इन्हें काटना शुरू कर देता है। शाम होते होते वो इन बड़े पेड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेता है और फिर उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने आइटम बॉक्स में 10 मीटर से ज्यादा लंबा सामान नहीं रख सकता। अब यहाँ पर उसने काफी सारा काम कर लिया है और शाम भी हो गई है, इसीलिए वो आज इतना ही रहने देता है। अब अगले दिन वो एक फावड़े से इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को खुदेने लगता है और काफी देर होने के बाद भी वो एक ही पेड़ को सिर्फ आधा ही खुदे पाया और इसी में वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। वो गुस्से में आकर अपना शवल फेंक देता है, मैं इतना ज्यादा नहीं खुदे सकता। जिसके बाद वो अजीब सी हरकतें करता हुआ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से एक जाइंट मैका को सम्मन करता है। अरे मेरा मतलब अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से ये मशीन खरीदता है, लेकिन यहाँ पर उसने एक बहुत ही महंगी मशीन खरीद ली है। लेकिन अब क्या ही करें, खरीद ली तो खरीद ली, लेकिन अब उसे वो मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसमें बैठकर उसे चलाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए डीजल कहाँ से लाएगा। और वो अपनी इन्वेंट्री में देखने लगता है, ना ही उसमें डीजल होता है और ना ही केरोसिन, लेकिन उसे लैंप ऑयल दिख जाता है जिसका इस्तेमाल वो केरोसिन की जगह कर सकता है। लेकिन 1 लीटर 1800 रुपए का है। लेकिन क्या करें, महंगा होने के बावजूद भी खरीदना मजबूरी है। वो खरीद लेता है, लेकिन इसके बाद वो इस बारे में भी सोचने लगता है कि कहीं ये ऑयल मशीन में डालने के बाद मशीन काम करना ही बंद ना कर दे। इसी वजह से अब वो एक डीजल जनरेटर मशीन को भी ऑर्डर कर लेता है, लेकिन उसका मैनुअल तो वो पढ़ ही नहीं पाता और फिर वो डीजल जनरेटर में लैंप ऑयल डालने लगता है और उसकी ये मशीन काम कर जाती है। वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो एक ड्रम केबल खरीद कर रात में काम करने के लिए वहां पर 2 बल्ब उजाल लेता है। अब क्योंकि उसने सारा दिन बहुत मेहनत की है, इसीलिए वो नदी में आकर नहाने लगता है। लेकिन भैया उसे मच्छर बहुत काट रहे हैं। एज़ेलिया ने उससे कहा था कि उसे बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीद लेना चाहिए। जिसके बाद वो उसे खरीदने के लिए एक टूल शॉप में आता है। यहाँ पर एक बूढ़ा मेज होता है। केनिची कहता है, मैं भी आपकी तरह एक दुकानदार हूँ, लेकिन मैं बाहर से आया हूँ। वो मेज कहता है, ओह तुम बाहर से आए हो, अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर खरीद सकता हूँ। केनिची कहता है, मैं यहाँ बेचने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन्स, लेकिन एक स्टोन 3 सिल्वर कॉइन्स का है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए केनिची कहता है, क्यों ना हम आइटम्स को एक्सचेंज कर लें, मैं आपको मेरे देश के ये फल दे सकता हूँ। मेज कहता है, मैंने आज से पहले ऐसे फल कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ले लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंटी केनिची को उस बुढ़े के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। डालिया में उसे एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और अगर केनिची उससे दोस्ती कर ले तो ये उसके लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ केनिची एक वांटेड पोस्टर को देख रहा था। इस बंदे का नाम शागा है। ये इस एरिया में मौजूद बैंडिट्स का लीडर है। दूसरी ओर जंगल में हमें एक सौदेबाजी दिखाई जाती है। एक आदमी कुछ पैसे लेकर इस बच्ची को बेच देता है। इस बच्ची को हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था। जिसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और ये बच्ची अपने नए मालिक की घोड़ा गाड़ी में बैठने जाती है। लेकिन वहां पर इसी की तरह काफी सारे गुलाम थे। जिसके बाद ये बच्ची उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। ये घोड़ा गाड़ी आगे चलती है, लेकिन तभी अचानक इन पर हमला हो जाता है। घोड़ा गाड़ी पलट जाती है और इन गुलामों को खरीदने वाले को भी मार दिया जाता है। ये डाकू थे और ये था वही शागा, बैंडिट्स का लीडर। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि केनिची अपनी इस मशीन के जरिए काफी आसानी से उन पेड़ों को उखाड़ पा रहा था और फिर वो उन्हें उखाड़ कर दूर फेंक देता है
अब तो उसे ये काम करने में भी मजा आ रहा है। वो बहुत आसानी से और तेजी से इन सभी पेड़ों को उखाड़ता जा रहा था और बस कुछ ही देर में वो अपना सारा काम कर लेता है और इसके बाद मशीन के ऊपर चढ़ के कहता है, इस नई दुनिया में एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए मैं इस जगह जंगल के बीचों बीच अपना एक लकड़ी का घर बनाऊंगा। लेकिन हाँ यार, ये मशीन खरीदने के बाद मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे, मुझे और सामान बेचना पड़ेगा। एंड गाइस, यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। सो क्या लगता है, क्या केनिची अपनी मनचाही जिंदगी जी पाएगा? तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और ये भी बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो और साथ ही मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द एंड, सायोनारा।